आज मोदी सरकार 2.0, जी हां, आज मोदी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा होता है। वहीं 6 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री बने हुए। हमारे साथ है प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे यही जितेंद्र सिंह जी कि सब ये कहते हैं कि जितनी दिक्कतें, जितनी कठिनाइयां पहले 5 सालों में आई, उससे कई ज्यादा पहले साल में आप लोग झेल चुके हैं, सच है क्या? धन्यवाद ऐश्वर्या, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा और मैं तो ये कहूँगा कि इस एक वर्ष में वो सब कुछ दुनिया ने होता देखा जो पिछले 70 वर्ष में नहीं हुआ था। संविधान, यदि संक्षेप में कहें तो मैं कहूँगा 3 श्रेणियों में इसको आप लीजिए। एक तो वो अभूतपूर्व कार्य, संवैधानिक कुताइयों को, संविधान के साथ जो हुआ था खिलवाड़, जिसके निवारण के लिए, जिसे नैमली को करेक्ट करने के लिए 70 वर्ष भारत इंतजार करता रहा, उसका निवारण, उसका प्रायश्चित इस एक वर्ष में हुआ। भले ही वो अनुच्छेद 370 था, भले ही वो CAA था, भले ही वो ट्रिपल तलाक था। दूसरी तरफ जाएं तो आखिरी कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति 70 वर्ष तक इंतजार कर रहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मुझ तक भी जनहित के स्कीमों का, प्रोग्रामों का लाभ पहुंचे। चाहे वो आयुष्मान भारत था, जिसका 1 करोड़वां सदस्य एक महिला पूर्वोत्तर की प्रधानमंत्री ने स्वयं उस पर साथ फोन पर बात की। 50 करोड़ परिवार उसके कवर में आ गए। PM किसान निधि में 72,000 करोड़ रुपया जमा किया गया। तीसरी श्रेणी में जाएं तो ये कोरोना के चलते भारत ने सारे विश्व को ये साबित कर दिया कि अगर अचानक अकस्मात कोई संकट आ जाता है, आपदा आ जाती है, तो प्रधानमंत्री मोदी में और उनके नेतृत्व की सरकार में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि वो उसके साथ जूझ सके, सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करके विश्व के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सके। और इसी एक वर्ष में प्रधानमंत्री का कद इतना ऊंचा हुआ है कि मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की धरती से कोई नेता उस स्तर तक नहीं पहुंचा विश्व की कायनात में जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी आज माने जाते हैं, तस्लीम किए जाते हैं। जितेंद्र जी, लेकिन आप आते हैं जम्मू और कश्मीर से। मोदी सरकार जैसे ही इस बार जीत के आई, बिल्कुल काम पर लग गई। हमने देखा 370, हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आया। अभी भी कुछ ना कुछ लगातार करता रहता है। और इस बार तो चीन भी, पाकिस्तान और चीन साथ में मिलकर, तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं दिक्कत देती है ये चीज। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं ऐश्वर्या, लेकिन मैं साथ ही साथ ये बात भी जोड़ दूं और पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं, विद ऑल द कॉन्फिडेंस एट माय कमांड, के ये आखिरी चरण है आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में। और ये जो कुछ एक वारदातें हो रही हैं, हताशा में भागते हुए आतंकी इस प्रकार कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 जाने के उपरांत और 31 अक्टूबर मध्यरात्रि के बाद जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है, उसमें नो नॉनसेंस अप्रोच हमें देखने को मिली है, विकास के कार्यों में भी और आतंक पर अंकुश लगाने के कार्यों में भी। और जो हमारे विरोधी कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो आंखें खोलकर भी देखना नहीं चाहते, लेकिन जिनके लिए हुआ है उनको नजर आ रहा है। और साथ ही साथ कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल, वो विरोध तो कर रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा किए गए निर्णयों का, लेकिन साफ साफ ये नहीं कहते कि वो 370 के हटाने के पक्ष में कि नहीं पक्ष में। कोलैटरल इश्यूज लेंगे कि साहब प्रदेश को यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, डोमिसाइल लॉ बनाने में हमसे परामर्श क्यों नहीं किया गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मूल विषय के साथ कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनमानस इस समय मोदी जी के द्वारा किए गए निर्णयों के साथ संतुष्ट है। ना केवल जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग, लेकिन बल्कि समूचे भारत के लोग 70 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ एक निर्णायक कार्रवाई हो, और पहली बार एक निर्णायक कार्रवाई का अध्याय खुला है जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर अब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, आप वहां के भी मंत्री हैं, आपके पास वो भी प्रभार है। वहां भी पहली बार हमने देखा कि एक यूनिटी, हमने ये देखा कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट को भी ये फील कराया गया कि वो भारत का एक अभिन्न अंग है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल पॉलिसी आएगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? 1 साल में आप कितना अचीव कर पाए? मुझे अच्छा लगा ऐश्वर्या जी आपने पूछा। आज से 6 वर्ष पूर्व जब मैं पहली बार पूर्वोत्तर गया, क्योंकि उससे पहले मेरा कोई वहाँ का एक्सपोजर नहीं था, तो मुझे हैरत हुई कि वहाँ लोग कहा करते कि मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया हैज़ कम, हिंटरलैंड, मेनलैंड, इस तरह की संज्ञाओं का उपयोग किया जाता था। प्रधानमंत्री जी ने हमें इस मैंडेट के साथ भेजा था कि ये दूरियां समाप्त होनी चाहिए और पूर्वोत्तर को हमने उसी स्तर पर ला करके खड़ा करना है जिस स्तर पर
दूसरे विकसित प्रदेश खड़े हैं। आज वो मानसिक स्तर पर भी दूरी जाती रही है, धरती पर भी दूरी जाती रही है। हमारा मंत्रालय पहली बार, मुझे लगता है 70 वर्ष के बाद हमने ये प्रयोग किया कि इस डोनर मिनिस्ट्री को प्रति माह हर एक प्रदेश में कैंप सेक्रेटरीट के रूप में पहुंचाया जाए, ताकि पूर्वोत्तर के व्यक्ति को ये ना लगे कि उसे अपनी शिकायत के निवारण के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, उसे ये महसूस हो कि दिल्ली भी उसके दरवाजे तक पहुंच सकता है। विकास कार्यों की झड़ी लग गई। ऐसे ऐसे प्रदेश थे जहां किसी लोगों ने रेलगाड़ी तक नहीं देखी थी, चाहे वो मेघालय था, चाहे अरुणाचल प्रदेश था। आज ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस दिल्ली आती है और बांग्लादेश को जाने वाली पहली रेलगाड़ी त्रिपुरा से जल्दी ही रवाना हो जाएगी, अखवाड़ा से होती हुई। तो इस प्रकार से जो अगर मैं गिनवाने लगूं तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो दूरियां भी जाती रहे। आज आप किसी भी सर्कट में चले जाइए एयरलाइंस के, वहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बच्चियां क्रू का सदस्य के रूप में नजर आएंगे। और इसलिए वो जो खला बनी हुई थी वो मोदी जी के, और इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हमें लाभ ये रहा कि मोदी जी का इतना उन्होंने एक सूत्र की तरह पूरे पूर्वोत्तर पूरे देश को बांधने का कार्य किया। किसी भी हम प्रदेश में लेकर के गए हैं मोदी जी को, चाहे मेघालय में, चाहे मिजोरम में, बच्चे कतारें बना करके एयरपोर्ट से लेकर के उनके जहां तक उन्होंने जाना होता था डेस्टिनेशन तक स्वागत देश में भी और विदेश में भी कई लोगों ने प्रधानमंत्री की फॉरेन पॉलिसी और फिर उन्होंने जो निर्णायक डिसीजंस लिए यहां तक कि कोविड-19 के खिलाफ भी, उसकी सराहना की। लेकिन आपका विपक्ष तो हमेशा चीन या फिर पाकिस्तान की भाषा बोलता हुआ नजर आता है। आज की जनता को, भारत के लोगों को एक बार कोविड जब चल रहा है, कोरोना चल रहा है डॉक्टर साहब, उस समय भी हमारी पॉलिटिकल क्लास एक साथ आकर खड़ी नहीं हो सकती। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं 2 वाक्यों में इस बात को आपका उत्तर दे दूंगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक कहा कि कोई विकास कार्य नहीं है, कोई जनहित का कार्य नहीं हुआ। लेकिन जब चुनाव हुआ तो उससे अधिक बहुमत से हम जब जीत करके आए, मेरी व्यक्तिगत सीट भी 3,58,000 रिकॉर्ड विक्ट्री से आई, तो मैंने कहा था कि उन लोगों ने हमें वोट दिया जो हमारे काम देख रहे थे, जो विपक्षी थे जिनको नहीं दिख रहे थे, या उनके झांसे में कुछ पत्रकार भी आ गए थे। तो आज का युग बदल गया है। जहां तक चीन का संबंध है और इन पार्टियों का संबंध है, कांग्रेस पार्टी को शायद अपना इतिहास पढ़ने का समय नहीं है, वो भूल जाते हैं या उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ये जो आज समस्या उत्पन्न हुई है चीन की, ये कांग्रेस की ही देन है। यही गलियां थी, राजपथ, जनपथ, यहां से चौवन लाई जब प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री उनको खुली गाड़ी में लेकर के गए थे घुमाने, और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। और फिर 2-4 वर्ष के भीतर ही 1962 का वो हिमालयन ब्लंडर जिसे कहते हैं वो आक्रमण हुआ, और फिर बाकी तो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये उनकी देन है। ये मैकमोहन लाइन उस समय बनाई गई जो आज भी एक LAC के रूप में एक झगड़े का कारण बनी हुई है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि कांग्रेस अपनी कारकर्दगी को, और वो समझते हैं इतनी आसानी से कन्वीनियंटली के लोगों की यादाश्त बहुत कम है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार उनके पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम हम उनको अपने पापों की घंटी अपने गले में नहीं बांधने देंगे, क्योंकि हम भी राजनीति में इतने मूर्ख नहीं है। बिल्कुल सर। और अब मेरा आखिरी सवाल, आप अपने मंत्रालयों को पिछले 1 साल में अगर आपको आंकना हो तो आप कैसे इनका आकलन करेंगे? क्योंकि ये एक सवाल उठाया जाता है हमेशा कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी बहुत ही बायस्ड है, वो कहते हैं, क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का एक बोर्ड बना दिया है और उसमें आपके बीजेपी के नेता हैं, तो इसीलिए आप उन कुछ राज्यों में ध्यान देते हैं जहां पर आपकी सरकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने एक नया कल्चर पैदा करने का प्रयास किया है। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मिजोरम का एक प्रदेश है, पेरिफेरल प्रदेश है, 7-8 लाख आबादी है, उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट इंडिया का पहला सिट्रस फूड पार्क, क्योंकि फूड पार्क तो हर जगह बन रहे हैं, लेकिन अब स्पेशलाइज फूड पार्क का जमाना आ गया, वो मिजोरम में बनाया गया। लिंगुई नाम की जगह है और इजराइल कोलैबोरेशन से। वहां से तो मात्र एक MP चुन करके आता है, ना वो सरकार बना सकता है, ना सरकार बिगाड़ सकता है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में ये धारणा समाप्त करने का प्रयास किया है कि जैसे मोदी जी ने कहा था, जहां जिसको आवश्यकता होगी उसको वहां उसकी जरूरत के मुताबिक उस तक हम पहुंचेंगे, ना कि वोट बैंक के कारण। बिल्कुल। और इसी तरह से कोई भी प्रदेश हो, सिक्किम आप अंदाजा लगिए, ये तो हमें कांग्रेस से प्रश्न करना है। 1975 से लेकर के अभी तक कांग्रेस, सिक्किम हमारा हिस्सा बना रहा देश का इतने सालों से, इतना बड़ा टूरिस्ट स्टेशन है, आज तक वहां पर एयरपोर्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां से सिर्फ एक MP बन करके आता है, ना वो प्रधानमंत्री बना सकता है, ना बिगाड़ सकता है, ना सरकार बना सकता है, ना बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। मोदी जी ने वहां पर
2 वर्ष पहले पेगांग में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। हमने न केवल पिछली कुताहियों को भरने का प्रयास किया है, बल्कि एक नया वर्क कल्चर, एक नया पॉलिटिकल कल्चर मोदी जी के नेतृत्व में लाने का प्रयास किया, और यही कारण है। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा उदाहरण, 100 साल पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1919 का, मोदी जी ने उसमें संशोधन लाया 2017 में, इसलिए कि होम ग्रोन बैम्बू जो हमारे पिछवाड़े में उगता है नॉर्थ ईस्ट में, वो बच्चों की रोजगार के काम आए। और आज कोरोना के चलते उसका महत्व देखिए, 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की तजारत हम दूसरे देशों से करते थे। अगरबत्ती, दिया सलाई हमारी चीन और वियतनाम से आती थी। आज हम मेक इन इंडिया की दिशा में चलते हुए नॉर्थ ईस्ट को एक डेवलपमेंट मॉडल बन करके देश के सामने रखने में सफल हुए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये थे प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बता रहे थे कि किस तरह से भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब।